हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन, और मैं डॉक्टर ज्योत्सना पवार आपको पढ़ाने जा रही हूँ कृषि रसायन सब्जेक्ट, जो कि आपका पहले हमने डिस्कस किया था कार्बनिक और अकार्बनिक में बटा हुआ है। और जो कार्बनिक अकार्बनिक वाला पार्ट है उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, जो कि है केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि रसायन की मूल अवधारणाएं। ठीक है, अब ये जो रसायन की मूल अवधारणा है इसका मीनिंग क्या हुआ? रसायन जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। उसके अलावा हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद में उसके निष्कर्ष निकाले, और उन निष्कर्ष से क्या रिजल्ट निकला और क्या उसने तथ्य दिए, वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं और बीच में से कोई चैप्टर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक चीजें सबसे पहले पता होनी जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि रसायन क्या है। अगर आप रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, कृषि रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रसायन क्या है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, यानी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है या कोई भी कंपोजिशन बनती है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिसके थ्रू वो चीज बनती है। उसके बाद हम देखेंगे मोल अवधारणा, यानी मोल क्या होता है। कोई भी पदार्थ है उसे मोल के द्वारा दिखाया जाता है। फिर हम देखेंगे रसायन में मापन, यानी क्या क्या मेजरमेंट्स हम इसमें काम में लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे रस समीकरण मिति के बारे में, फिर देखेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी? एवोगाद्रो के नियम की। और लास्ट में हम देखेंगे सीमांत अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर चर्चा हो गई तो उसके पहले हमें क्या चाहिए? उसके पहले हमें देखना है सबसे पहले कि रसायन क्या होते हैं। ठीक है, रसायन क्या होते हैं वो हम देखेंगे। रसायन क्या होता है? जैसे हम अगर मेन डेफिनेशन की बात करें कि बुकिश डेफिनेशन क्या होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अणु परमाणु की, उनकी अभिक्रियाओं की, उनके ऊर्जा, उनके परिवर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं। और अगर ऐसे डेली लाइफ में अगर हम देखें तो केमिकल्स क्या हैं? आप अभी एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे प्रायोगिक में, है ना, उसमें आप लैब में यूज करोगे, वो सारे केमिकल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं हमारे काम आ रही है सब केमिकल द्वारा ही बनी हुई है। तो ये सब क्या है? रसायन ही है। और रसायन की बहुत सारी शाखाएं भी होती है, जैसे कि आप देखोगे कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक, मृदा रसायन, डेयरी साइंस, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि रसायन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि ये पार्ट है आपके सारे सिलेबस का। बाकी ये चीजें बहुत ईजी है पढ़ने में, इसमें ज्यादा कोई सोचने की बात नहीं, आप मन से भी ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दैनिक जीवन में इसका महत्व देखें तो हम क्या करते हैं? आज हम सुबह उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, हम नहाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, आपकी क्रीम्स हो गई, शैम्पू हो गए, सभी में आप रसायन का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मकान बनाने में हम जब सीमेंट का निर्माण करते हैं वो किससे होता है? रसायनों से ही होता है। उसके अलावा आप देखो पेंट वगैरह ये सब यूज हो रहे हैं तो वो किससे हो रहे हैं? रसायन से ही हो रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे तो जब हम सोप का निर्माण करते हैं, यानी कास्टिक सोडा और ऑयल के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो भी क्या है? एक रसायन का उपयोग है। उसके अलावा अगर आप देखें तो औषधियाँ बनाने में, औषधियाँ बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम डेली लाइफ में लेते हैं क्योर करने के लिए अपने किसी भी प्रॉब्लम्स को, है ना। जैसे कुछ भी हो गया तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं। वो सारी मेडिसिन इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? केमिकल्स का यूज़ कर रही है। उसके अलावा हम देखें तो हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, और जैसे कुछ तो होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं सिंथेटिक, यानी कि नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमें सिंथेटिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं? उनका प्रयोग कर रहे हैं, यानी रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं, अब जैसे कि आप कृषि रसायन के विद्यार्थी हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कृषि में इसका क्या महत्व है, यानी रसायनों का क्या महत्व है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इसका यूज देखें तो वो क्या होगा कि रासायनिक उर्वरक बनाने में। उर्वरक का मतलब क्या होता है? उर्वरक यानी उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ाना, किसकी? यानी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाना। कभी भी अगर अपने को क्रॉप अच्छी चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ होने का मीनिंग क्या होता है कि उसकी जैसे क्षमता है
फसल पैदा करने की वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो हम जैसे जैसे उसमें केमिकल्स मिलाते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिलाते हैं केमिकल्स के रूप में, तो उसका उपजाऊपन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसके रूप में हम काम में लेते हैं। अगर किसी फसल को कीट लग गए हैं या फफूंद लग गई है या उसमें खरपतवार बढ़ गई है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, कीटनाशी का प्रयोग, फफूंदनाशी का प्रयोग और खरपतवार नाशी का प्रयोग करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मृदा सुधारक के रूप में भी इसको यूज में लिया जाता है। मृदा सुधारक कैसे हो गए कि जैसे कोई मिट्टी है, अगर उसमें एक क्षारकता बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अगर किसी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई है, यानी एसिडिटी उसके अंदर बढ़ गई है, एसिडिक ज़्यादा हो गई है वो मिट्टी, तो उसमें हम क्या करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे फ्रूट राइपनिंग है, अगर किसी फल को या किसी पैदावार को हमें जल्दी प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, किसको, केमिकल्स को यूज में लेते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई आपको बताना कि केमिकल्स का कहाँ कहाँ यूज है, ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं वो क्या है आपका, पदार्थ। पदार्थ का मीनिंग क्या हुआ ये आपको अच्छे से पता है। पदार्थ क्या होते हैं, जैसे अणु और परमाणु होते हैं, इनसे मिलकर यौगिकों का निर्माण होता है। आज पदार्थ क्या है, आज मेरे हाथ में ही मार्कर है तो वो भी क्या है, एक पदार्थ ही है ना। आप जिस चीज से लिख रहे हैं वो भी क्या है, पदार्थ ही है। जिसके ऊपर लिख रहे हैं वो भी एक पदार्थ ही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी वस्तु, हमारे यूनिवर्स की कोई भी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है वो सारा पदार्थ की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। पदार्थ को भौतिक और रासायनिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। भौतिक रूप क्या होता है, भौतिक अवस्था। जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे तो सबसे पहले किसी सॉल्ट को देखोगे, उसकी एनालिसिस कैसे करोगे, फिजिकल बेस्ड। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो द्रव अवस्था में है या ठोस में है या गैसियस फॉर्म में है। तो आपका पदार्थ गैसियस तो होगा नहीं, तो द्रव और ठोस तो आप बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से द्रव, ठोस और गैस अवस्था आपस में भिन्न होती है। ठीक है, अब देखो ठोस अवस्था, द्रव और गैस। अब ठोस की अगर मैं बात करूं तो ठोस क्या होती है, जहां पर परमाणु बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हैं। अब अगर कोई परमाणु बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं, यानी वो हिलडुल नहीं सकते, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में वो बंधे हुए हैं, तो वो क्या होंगे, ठोस अवस्था होगी। क्यों होगी ठोस अवस्था, जैसे ही मार्कर है, अगर ये ठोस अवस्था में, तो इसके मतलब परमाणु एकदम से चिपके हुए हैं, वो एक दूसरे को मूवमेंट नहीं कर रहे, इसलिए इसकी एक फिक्स शेप बनी, वरना किसी भी शेप का हो सकता था। तो दो क्वालिटी अगर अपन इसकी ठोस की देखें तो परमाणु के इतना पास पास होना कि इस वजह से उनका आयतन निश्चित हो जाता है, यानी एक फिक्स उसका वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद में उसका आकार भी निश्चित, यानी कि वो एक फिक्स शेप ले लेगा। जैसे कि अपन शुगर क्रिस्टल की बात करें तो वो क्रिस्टल एक फिक्स शेप में होगा, है ना, वो इधर उधर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका आकार निश्चित है। इसका एग्जाम्पल अपन देखें कि कोई भी आप ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, या जैसे बर्फ ले लो या लकड़ी, लोहा, जो लेना चाहे, वो एग्जाम्पल सारे सॉलिड के हैं। इसके बाद में हम बात करें लिक्विड की, ये हो गया आपका ठोस। इसके बाद में आप देखेंगे द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव सबको पता है। एक तो द्रव्य और द्रव के बीच में डिफरेंस देखना। द्रव्य हम इसी को बोलते हैं, यानी जो पदार्थ है उसी को हम द्रव्य बोलते हैं, और जो द्रव है, द्रव यानी कि लिक्विड। ठीक है, अब जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जैसे बिल्कुल पास पास थे, इसमें थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं कि वो आपस में माइग्रेट कर पाए। ठीक है, हिल डुल पाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो आकार है वो अनिश्चित हो सकता है। ठीक है, और लेकिन उनका आयतन निश्चित होगा। आयतन निश्चित, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लीटर अगर मिल्क लेते हैं, यानी कि दूध लेते हैं 1 लीटर, ठीक है, अब अगर मैं उसे ग्लास में ट्रांसफर कर दूं तो भी वो 1 लीटर ही होगा। ठीक है, अगर मैं उसे किसी बर्तन में ले लूं तो भी 1 लीटर ही होगा, और अगर उसे एक बॉटल में भर दूं तो भी वो 1 लीटर ही होगा। इसका मतलब कि उसका आयतन निश्चित है, जो आयतन 1 लीटर है, लेकिन उसका
जो आकार है वो अनिश्चित होगा, यानी मैं जिसके अंदर उसको डालूंगी वो उसका आकार ले लेगा। अगर बॉटल में डालूंगी तो बॉटल का आकार ले लेगा, ग्लास में डालूंगी तो ग्लास का आकार ले लेगा, और जब किसी दूसरे बर्तन में मैं शिफ्ट करूंगी तो वो उसका आकार ले लेगा। ये बात तीनों क्लियर हो गई कि इसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। उसके एग्जाम्पल हो गए जैसे आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और भी आप बहुत सारे लिक्विड से उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गैस अवस्था क्या होती है। गैस अवस्था में फिर हम देखेंगे ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड और फिर गैस। ठीक है, अब गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूरी पर रहेंगे, यानी एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। अब ये क्या करेंगे, कैसे भी ये मूव कर सकते हैं। जैसे कोई एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भरी या ऑक्सीजन कुछ भी गैस भरी है, तो वो क्या होगा, उसका ना तो आयतन होगा ना ही आकार होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में भी गैसेस देखते हैं, तो क्या हमें वो फिक्स साइज में दिखाई देती है या फिर फिक्स आयतन में दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि उनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे कि आप देखोगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बहुत सारी गैसेस हैं, उनके भी एक एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ों में आपके डिफरेंस क्लियर हो गया कि कौन ठोस होता है, कौन लिक्विड होता है और कौन गैस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि रासायनिक रूप से किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी केमिकली इस चीज को कैसी तरीके से क्लासिफाइड किया है। अब सबसे पहले हम देखें तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अच्छा, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बने होते हैं, यानी उनके अंदर जो अवयव होंगे, अवयव का मतलब क्या हुआ, अवयव का मतलब क्या हुआ कि एक सॉलिड और एक लिक्विड नहीं होना चाहिए, दोनों या तो सॉलिड होंगे, दोनों या तो लिक्विड होंगे, एक प्रकार के अवयवों से मिलकर बने होंगे। और मिश्रण क्या होंगे, मिश्रण दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बने होंगे। ये क्लियर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी जो प्योर मैटर्स होते हैं, ये वापस से दो पार्ट में डिवाइड हैं, जो कि हैं आपके तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। उसके अलावा जो मिश्रण है वो आपके वापस से डिवाइड है समांगी मिश्रण में। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का है, एक तत्व और यौगिक के रूप में, और दूसरा मिश्रण जो कि है समांगी और विषमांगी। समांगी जो कि होता है होमोजेनस और ये होता है हेट्रोजेनस। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तत्व और इनके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ये देखिए तत्व। तत्व यानी क्या होते हैं, जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन H2 जो कि दो हाइड्रोजन से मिलकर बने। इस तरीके से जो एक ही तरह के से बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। और यौगिक, यौगिक क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के परमाणु से या एक दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे आप H2O की बात कर लो, H2SO4 जो आपको लैब में इजीली दिखता है, उसकी बात कर लो, वो सब क्या है, यौगिक है। इसके अलावा हम बात करते हैं मिश्रण की, यानी मिश्रण क्या होता है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पदार्थ को रासायनिक रूप से विभाजित किया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तत्व क्या होते हैं, जो एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन गैस देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, कार्बन देखते हैं, ये सब क्या है, तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। और यौगिक क्या होते हैं, यौगिक के बारे में हम देखें तो यौगिक क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी ये तत्व और ये यौगिक। जैसे H2O है आपका, जो सिंपल जो जल का अणु है वो किससे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यौगिक का निर्माण हो रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब समांगी मिश्रण यानी समअंगी,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जैसा बना हुआ। जैसे अगर आपने शुगर को वाटर में अगर अच्छे से डिसॉल्व किया और वो पूरी तरह से उसमें घुल गई, तो वो क्या बना, एक समांगी मिश्रण, यानी उसमें दो प्रावस्था अलग अलग नहीं दिख रही, दो फेज अलग अलग नहीं दिख रहे। लेकिन विषमांगी में क्या होता है कि अगर आपने दो ऐसे अवयवों को मिलाया है जो एक दूसरे में सम्मिश्रित नहीं होते हैं या टोटली मिसिबल नहीं है, तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी वो अलग अलग दिखेगा या सेडिमेंट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अलग अलग फेज दिख रही है, एक सॉलिड दिख रहा है और एक लिक्विड दिख रहा है। तो इसका मतलब जब अलग अलग फेज हो, यानी अवयव का मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तब तो वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण, और अगर एक जैसा हो तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, अब जैसे शुगर और वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया, और सैंड और वाटर, सैंड यानी क्या होगा, आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसे पानी में घोलिए, थोड़ी देर हिलाएंगे, आपको लगेगा वो मिक्स हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उसके कण नीचे बैठते जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो एक दूसरे में घुल नहीं रहे और ये इस तरीके से दो प्रावस्थाओं को दर्शा रहे हैं, तो वो क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण। अब हम देखते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो मिलकर बनी होती है अभिकारक से या क्रियाकारक से। ठीक है, अब जो ये क्रियाकारक है ये मिलकर उत्पाद बनाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं बन जाते, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, और लास्ट में गैसीय आयतन का नियम। तो इसके लिए हम अलग अलग नियमों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि है ये आपके सामने। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है सबसे पहले 1774 में लावोशिए जो एक साइंटिस्ट था उसने दिया था। उसने क्या करा था कि टिन धातु जो थी, यानी टिन धातु को उसने एक बॉक्स में लिया और उसको गर्म किया। गर्म किया इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया करने के पहले और प्रतिक्रिया करने के बाद में उसका सेम भार उसने ऑब्जर्व किया, यानी पहले भी उसका वेट किया था और बाद में भी उसका वेट किया, और दोनों वेट करने के बाद में उसने कंक्लूजन निकाला कि जो दोनों वेट थे उसमें जीरो डिफरेंस था, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो जैसे आप ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं, जैसे आप ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं कि ऊर्जा को, ये तो सबको याद होता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको उत्पादित किया जा सकता है, परंतु उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब उसी तरीके से द्रव्यमान संरक्षण भी चलता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक का जितना द्रव्यमान है, मतलब जितने मोल आपने क्रियाकारक लिया है उतने ही मोल का आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना द्रव्यमान आपने यूज किया है उतना ही वो कन्वर्ट होता है किसमें, उत्पाद में, और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो उसका स्टेटमेंट यही दिया गया। स्टेटमेंट क्या कहता है कि रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्य नष्ट होता है, द्रव्य कौन, मैटर, जिस मैटर की हम अभी से बात कर रहे हैं, द्रव्य ना तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण। अच्छा, नाम से आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान यानी उसका जो टोटल भार है, ठीक है, और संरक्षण मतलब संरक्षण यानी उसको, चीज को उतना ही रखना, यानी संरक्षित रखना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे द्रव्यमान संरक्षण आप एग्जाम में जैसे ही देखेंगे तो आपको क्लिक होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का मीनिंग क्या हुआ कि द्रव्यमान जो है उसका संरक्षण किया जा रहा है, यानी उसको उतना के उतना ही रखा जा रहा है। और यही एक्सप्लेनेशन उसने दी थी जो ये दूसरा साइंटिस्ट था, लांडोल्ट करके एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था कि सबसे पहले एक ऐसी ट्यूब ली थी, एक ऐसी ट्यूब, हाँ, जैसे लांडो साइंटिस्ट था, उसने क्या करा कि लांडो नली ली। उसमें क्या था कि ये इस तरीके से यू शेप की एक नली थी। अब इसमें उसने क्या करा कि एक तरफ भरा AgNO3 का विलयन और एक तरफ भरा उसने NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, दोनों को भरा था, तब उसने उस चीज का वेट किया, यानी कि उसको पहले तोला गया, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन आई थी, यानी जो उसका वॉल्यूम आया था उसे उसने लिखा। उसके बाद में क्या करा कि दोनों को मिलाकर, यानी इसको पहले शेक किया गया और फिर अभिक्रिया कराई गई। ठीक है, जब अभिक्रिया कराई, मान लो कि एक आपने बीकर लिया है, उसके अंदर आपने ऑलरेडी AgNO3 भर रखा है।
आप खुद भी देख सकते हैं AgNO3 ऑलरेडी भरा हुआ है और उसके अंदर आपने मिला दिया NaCl फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि अवक्षेप बना। अवक्षेप किसका बना? AgCl का अवक्षेप। ठीक है, यहाँ पर क्या बना? एक तो NaNO3 प्रोडक्ट बनता है यानी सोडियम नाइट्रेट, और उसके बाद में बनता है AgCl यानी उसका अवक्षेप। तो ये जो अवक्षेप बना और ये जितना क्वांटिटी में सॉल्यूशन था, पहले जो अपन ने वेट किया और बाद में जो वेट किया, वो दोनों इक्वल आए, दोनों इक्वल आए। उसके हिसाब से उसको देखा गया कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक जैसा प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। और इसी तरीके से और भी किया गया, और यहाँ पर लेड एसीटेट और सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कराने पर लेड सल्फाइड प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर AgNO3 और पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन कराने पर सिल्वर क्रोमेट हमें प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि कभी भी कोई भी अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिकारक का द्रव्यमान और जो उसका उत्पाद का द्रव्यमान है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे पढ़ते हैं दूसरे नियमों को।